नमस्कार, स्वागत है आपका सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में। मैं हूं नीलू व्यास और इस प्रोग्राम के जरिए आप तक पहुंचाती हूं दिन भर की 5 बड़ी खबरों का विश्लेषण। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। सांसदों के निलंबन के विरोध में आज भी संसद में हंगामा। राहुल बोले नहीं झुकेंगे। टिकैत बोले जारी रहेगा आंदोलन। आंदोलन में फूट डालना चाहती है सरकार। महाराष्ट्र के दौरे पर ममता कांग्रेस के सहयोगियों से कर रही मुलाकात। भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में सुधा भारद्वाज को मिली डिफॉल्ट जमानत। देश में महंगाई की मार, महंगा हुआ एलपीजी सिलेंडर, दिल्ली में पेट्रोल के दामों में कटौती। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर से और ये खबर जुड़ी हुई है संसद में गतिरोध को लेकर। जैसे ही शीतकालीन सत्र सोमवार को शुरू हुआ था तो उसी दिन 12 राज्यसभा के सांसदों को निलंबित कर दिया गया, ये कहते हुए कि जो पिछले मॉनसून सत्र में आखिरी दिन जो हू हल्ला और हंगामा हुआ था और जिस तरीके से अभद्र आचरण के साथ सारे एमपीज का एक कॉन्डक्ट दिखा था, उसी को लेकर उन्हें निलंबित कर दिया गया। उसके बाद विरोध प्रदर्शन जारी रहा। वेंकैया नायडू ने कहा कि जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे तो उसको रिवोक नहीं किया जाएगा, उनके सस्पेंशन को। कल भी राहुल गांधी ने कहा कि माफी किस बात की मांगी जाएगी, हम जनता की आवाज उठाते हैं तो माफी किस बात की। तो लगातार जो गांधी जी की मूर्ति है उसके सामने आज भी विरोध प्रदर्शन चल रहा था। जो 12 निलंबित सांसद हैं वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और उन्होंने यही डिमांड की थी कि उनके सस्पेंशन को वापस लिया जाए। उधर लोकसभा में भी हंगामा मचा हुआ था और डीएमके और जो कांग्रेस के सांसद हैं उन्होंने वॉकआउट स्टेज किया, वो उन्होंने वॉकआउट कर दिया। लेकिन राहुल गांधी का जो आज बयान है वो एक महत्वपूर्ण बयान है और उन्होंने कहा कि तानाशाह सरकार के आगे नहीं झुकेंगे, बिना माफी के निलंबन वापस नहीं लिया जाएगा। उन्होंने कहा तानाशाह के खिलाफ हम गांधीवादी खड़े हैं, झुकेंगे नहीं। और किस बात की माफी, ये मैंने आपको बताई थी कि उन्होंने कल खुद ही कहा था। लेकिन अब आगे की रणनीति क्या होगी, क्योंकि हमने पिछला सत्र देखा था कि पूरा वॉश आउट हो गया था, तो क्या अब ये विंटर सेशन भी राज्यसभा का वॉश आउट होगा? अब ये बताया जा रहा है कि आज देर शाम विपक्षी पार्टीज की एक बैठक है और उस पार्टी में ये तय किया जाएगा कि आगे की रणनीति क्या होगी। लेकिन बार बार सरकार पर आरोप इस बात का लग रहा है कि जो रूल 256 है, जिसके तहत इन 12 सांसदों को सस्पेंड किया गया है, उनको निलंबित किया गया है, वो गलत है, क्योंकि वो उस पर्टिकुलर सेशन के लिए होता है, ना कि आगे के सेशन के लिए। तो लोग इस पर, सरकार पर यह आरोप लगा रहे हैं कि लोकतंत्र का कोई भी प्रोसीजर सरकार फॉलो करने के लिए तैयार नहीं है, संसद का कोई भी प्रोसीजर फॉलो करने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या मोदी सरकार संसद और लोकतंत्र से ऊपर हो गई है? इसको लेकर तमाम विरोध प्रदर्शन चल ही रहे हैं और लोकसभा और राज्यसभा दोनों में इस चीज को हंगामा इसको लेकर मचा हुआ है कि जिस तरीके से कृषि कानूनों को वापस लिया गया था उस पर कोई चर्चा नहीं हुई, उस पर कोई बहस नहीं हुई। और विपक्ष के सांसद ये कहते हैं कि एक प्रेसिडेंट है ऑलरेडी जिसमें कि रिपील बिल्स पर चर्चा हुई है, तो सरकार क्या चर्चा से बचना चाह रही है, क्या बहस से बचना चाह रही है? इन तमाम आरोपों के बीच सरकार और विपक्ष के बीच में गतिरोध बना हुआ है। इसके पहले भी हमने देखा था कि सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध होता भी है, लेकिन विवाद के बावजूद सदन चलता है। तो बड़ा सवाल ये बना है अभी भी कि क्या राज्यसभा चलेगी, क्या गतिरोध टूटेगा और क्या विपक्ष लचर होगा, या फिर सरकार यानी कि जो चेयर है वो थोड़ा सा लचर होगी और इनका सस्पेंशन रिवोक किया जाएगा, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल लोकतंत्र ऐसा लग रहा है कि इस पूरे हंगामे की भेंट चढ़ गया है और इसमें पिसता हुआ कौन है? आम आदमी का पैसा, जो कि संसद सत्र को चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए दोनों जिम्मेदार हैं, विपक्ष की अपनी दलीलें हैं, सरकार की अपनी दलीलें हैं। लेकिन ये जो गतिरोध है ये कैसे टूटेगा, ये देखना होगा। इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। दूसरी खबर में बात करते हैं किसान आंदोलन की। जब से तीनों कृषि कानून को वापस लिया गया है तब से अटकलें लग रही हैं कि किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा और उसके बाद किसानों ने 6 और अपनी मांगे रखी और उन्होंने कहा कि इनको पूरा किए बिना ये आंदोलन खत्म नहीं होगा, जिसमें कि अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्तगी को लेकर है, एमएसपी को लीगल गारंटी देना, किसानों के खिलाफ जितने केसेस लगाए गए हैं उनको वापस लेना, ये सारी डिमांड्स किसानों ने रखी थी। उन्होंने कहा है कि ये किसान आंदोलन वापस तब तक नहीं होगा जब तक ये 6 डिमांड्स पूरी नहीं की जाएंगी। लेकिन आज कुछ उलझती हुई खबरें आई। पहले खबर आई कि केंद्र सरकार ने पंजाब को कांटेक्ट किया है और उसमें किसान नेताओं से एमएसपी की कमेटी के लिए 5 नाम मांगे हैं।
उसके बाद एक खबर आई कि किसान नेता सतनाम सिंह अजनाला हैं, उन्होंने ये कहा है कि सरकार ने बाकी बातें तो मान ली है और 4 दिसंबर को हम कोई फैसला ले सकते हैं, हम आंदोलन वापस कर सकते हैं। उसके बाद कुछ ऐसी भी खबरें आई कि कुछ किसान शायद सरकार से पीठ पीछे बात कर रहे हैं और कुछ किसान घर जाना चाहते हैं। तो उसके बाद जब ये कंफ्यूजन हुआ तो राकेश टिकैत ने बयान दिया और उन्होंने कहा कि एमएसपी पर कानून, किसानों पर केसेस वापस बिना लिए ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। 4 दिसंबर को हम आगे की रूपरेखा तय करेंगे। और राकेश टिकैत ने आज तक को भी एक इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि सरकार कोई भ्रम ना पाले और कोई फूट डालने की सरकार किसानों में ज्यादा कोशिश ना करे और खुशी मनाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। जो किसान अगर घर जाएगा वापस तो वो वापस लौट कर भी आएगा। यानी कि इन उलझती हुई खबरों से एक बात तो साफ है कि किसानों के बीच अभी भी सरकार फूट डालने की कोशिश कर रही है। उसकी पूरी ये कोशिश है कि किसान आंदोलन किसी न किसी विभाजन या फूट के चलते ये अपने आप ही खत्म हो जाए, तो फिर उनका जो एक चेहरा है वो बच जाएगा और वो ये कह सकेंगे कि देखिए किसानों में आपस में ही कोई समन्वय नहीं बना था। तो किसानों को अभी भी बांटने की कोशिश की जा रही है और सरकार का जो असली मुद्दा है कि किसानों की आय कैसे बढ़ेगी और जो बाकी डिमांड्स है किसानों की वो कैसे सरकार पूरा करेगी, इसको लेकर अभी कोई बातचीत आगे नहीं है। एमएसपी कोई कमेटी बनाने के लिए 5 नाम तो मांगे हैं सरकार ने, लेकिन साथ में कुछ किसानों से पीठ पीछे बात करना, तो ये जो बैकरूम टॉक सरकार चला रही है इसको देख के ये लगता है कि अभी भी किसान और सरकार के बीच में भरोसे की बेहद कमी है और ऐसे में आंदोलन खत्म होगा, इस पर बहुत बड़ा एक संशय और एक बहुत बड़ा डाउट बना हुआ है। और मुझे ये लगता है कि ये किसान इस आंदोलन को इतनी जल्दी खत्म नहीं करेंगे। जब 1 साल तक जो आंदोलन इतना लंबा चल गया तो फिर अभी कुछ बयानों के चलते वो ये आंदोलन कैसे खत्म करेंगे। और उनका शुरू से ये कहना था कि सिर्फ कृषि कानूनों को वापस लेने की ही डिमांड नहीं थी, बाकी डिमांड्स भी थी, जिसमें कि कुछ डिमांड्स अब और जुड़ गई हैं। तो जब तक वो डिमांड्स को सरकार पूरा नहीं करेगी तो ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। अब ये सरकार को तय करना है कि मिल बैठकर सरकार के किसानों के साथ ये बातचीत का रास्ता कैसे निकलता है, और अगर नहीं निकलता तो इसका खामियाजा सरकार को ही भुगतना पड़ेगा जो आने वाले राज्यों के चुनाव हैं। इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। इसी खबर में बात करते हैं ममता बनर्जी की, जो कि अपने पार्टी का एक राष्ट्रीय विस्तार करने में लगी हुई हैं और अभी हाल में वो दिल्ली आई थी। उसके बाद उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात नहीं की। जब रिपोर्टर्स ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि कोई संवैधानिक बाध्यता तो नहीं है सोनिया गांधी को मिलने की, कोई ज़रूरी नहीं कि हम हर विजिट में उनको मिले। और उसके बाद अब मुंबई दौरे पर हैं। उन्होंने पहले उद्धव ठाकरे से, आदित्य ठाकरे से मुलाकात की। शिवसेना के नेताओं से मिलने के बाद उन्होंने शरद पवार से, जो एनसीपी के प्रमुख हैं, उनसे भी बातचीत की। और बातचीत के बाद जो ममता बनर्जी का जो एक बयान आया है वो काफ़ी परेशान करने वाला है और एक झटका भी है कांग्रेस के लिए, क्योंकि उन्होंने ये कहा है, ममता बनर्जी के जो तेवर थे वो काफ़ी तीखे दिखे और उन्होंने कहा कि, और उनका जो बयान है उससे ये लगता है कि यूपीए का जो अस्तित्व है वो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी उसको नकारने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि ये यूपीए क्या है, कोई यूपीए नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि जो उनकी मुलाकात शरद पवार से हुई है वो 2024 में एक नए फ्रंट को ऐसा लगता है कि बनाने को लेकर है और उसी में इस दिशा में ये एक प्रयास वो कर रही हैं। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि ये लड़ाई अकेले नहीं लड़ी जा सकती है। और पवार ने लेकिन ये कहा कि नेतृत्व के लिए मजबूत विकल्प चाहिए, उसमें कांग्रेस हो या ना हो वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो भी बीजेपी के खिलाफ है हम उसका स्वागत करते हैं। यानी कि शरद पवार ने भी कांग्रेस को नकारने वाली बात पर कुछ टिप्पणी नहीं की। जाहिर सी बात है कि उनको एक टाइट रोप वॉकिंग करनी है, क्योंकि महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार में कांग्रेस एक अहम अंग है उसका। और शरद पवार ने अभी भी कांग्रेस पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस को आईना दिखा रहे हैं, इसके पहले शरद पवार ने भी आईना दिखाने की कोशिश की थी और तब उस समय खबरें आ रही थी कि कहीं यूपीए के नए चेयरमैन तो नहीं बन जाएंगे शरद पवार। और अब ये खबरें आ रही हैं कि ऐसा लग रहा है कि यूपीए के अस्तित्व को खतरा है। तो ऐसे में कांग्रेस क्या करेगी, क्या कांग्रेस इस नए फ्रंट का हिस्सा बनना पसंद करेगी, ये देखना ये है। लेकिन इन सारी मीटिंग से ये बात तो साफ है कि जो राष्ट्रीय एम्बिशंस है, नेशनल एम्बिशंस है तृणमूल कांग्रेस के, वो इस समय बिल्कुल चरम सीमा पर हैं और वो एक केवल रीजनल पार्टी ही नहीं बल्कि एक नेशनल पार्टी के रूप में रजिस्टर्ड तो है, लेकिन अपने फुटप्रिंट्स को बढ़ाने के लिए वो किस तरीके से कांग्रेस का ही सहारा ले रही हैं, कांग्रेस के ही एमपीज को तोड़ रही हैं, उनके नेताओं को तोड़कर, और वो आगे बढ़ रही हैं और अब बाकी नेताओं से मुलाकात कर रही हैं। यानी कि कांग्रेस का विकल्प
तृणमूल बनना चाहती है। लेकिन क्या ऐसा संभव है, इसको लेकर एक बड़ा सवाल है, क्योंकि कई नेता इसको लेकर बोल चुके हैं कि बिना कांग्रेस के कोई विपक्ष टिक नहीं पाएगा। तो क्या तृणमूल कांग्रेस को खत्म करके क्या कांग्रेस का वजूद खत्म करना चाह रही है? और क्या नया फ्रंट, जो नया मोर्चा तृणमूल कांग्रेस जिसको बनाने का सपना देख रही है, क्या वो संभव होगा कांग्रेस के बिना? ये सारी बातें हैं। लेकिन ये सारे जो कदम हैं वो 2024 के चुनाव को देखते हुए, तो अभी 2024 के चुनाव में बहुत लंबा समय है और 2 साल में देखना ये होगा कि कांग्रेस अपने नैरेटिव को किस तरीके से पटरी पर लाती है और ममता बनर्जी उसके साथ मिल सकती हैं, नहीं मिल सकती। लेकिन फिलहाल ममता बनर्जी ऐसा लग रहा है कि एकला चलो का नारा लगाकर, और वो ये कांग्रेस को दिखाना चाह रही हैं कि अब कांग्रेस की उन्हें कोई जरूरत नहीं है और वो कांग्रेस का एक विकल्प बन सकती हैं। यानी कि विपक्ष में दो फाड़ नजर आ रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस एक दिशा में चल रही है और कांग्रेस दूसरी दिशा में। लेकिन ऐसे में कौन सा मोर्चा सफल होगा, क्या वो मोर्चा बन पाएगा, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। बात करते हैं 2018 के भीमा कोरेगांव मामले में, जिसमें कि आज राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए को एक तगड़ा झटका लगा है और जिससे कि उसके कामकाज के तरीके पर सवाल खड़ा हो रहा है। जी हाँ, जो एल्कर परिषद मामला था उसमें आज जो वकील और जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं सुधा भारद्वाज, उन्हें एक डिफॉल्ट जमानत मिल गई और जस्टिस एसएस शिंदे की जो बेंच थी उसने 4 अगस्त को अपनी जो डिफॉल्ट जमानत पर सुनवाई पूरी कर ली थी और दूसरे जो 8 अभियुक्त थे उनकी जमानत पर सुनवाई 1 सितंबर को पूरी हो गई थी। लेकिन 8 जो अभियुक्त थे उनकी जमानत उन्हें नहीं मिली। लेकिन सुधा भारद्वाज के जो वकील हैं उन्होंने आज बॉम्बे हाईकोर्ट को एक आरटीआई का हवाला देते हुए ये कहा कि जस्टिस केडी वडाने के कोर्ट में ये कहा गया था कि यूएपीए के तहत जो मामले की सुनवाई के लिए वो अधिकृत नहीं है। और जो सुधा भारद्वाज के जो वकील थे युग चौधरी, तो उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया था कि यूएपीए के केसेस विशेष अदालत ही करेगी। लेकिन आज सरकार ने जो दलील दे दी, सरकार ने कहा कि सुधा भारद्वाज के मामले में विशेष जज की जरूरत नहीं, बल्कि ट्रायल के दौरान थी, बल्कि प्री ट्रायल सुनवाई के दौरान विशेष अदालत की जरूरत नहीं थी। तो जज ने जो जस्टिस एसएस शिंदे की जो बेंच थी उसने इस सरकार की इस दलील को खारिज किया और डिफॉल्ट जमानत दे दी। अब डिफॉल्ट जमानत एक मौलिक अधिकार माना जाता है और जो एक अवधि है 60, 90 और 120 दिनों की, अगर वो अवधि पूरी हो जाती है और कोई आरोप की जो दूसरी शीट है वो फाइल नहीं करता है तो ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट जमानत मिल जाती है। और वही चीज आज सुधा भारद्वाज के केस में हुई है। तो सवाल ये उठता है कि क्या एनआईए को ये चीजें नहीं पता थी? एनआईए को ये पता था, फिर भी वो उस विशेष अदालत में गए जहां पर यूएपीए के मामले की सुनवाई नहीं हो रही थी। तो एनआईए पर बड़े सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं कि आपने लोगों को बंद कर दिया, आपने लोगों को इतने लंबे समय तक जेल में रखा और जो न्यायिक प्रक्रिया है उसको भी ठीक से एनआईए फॉलो नहीं कर रहा है। तो एनआईए के कामकाज पर यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन फिलहाल सुधा भारद्वाज के लिए ये एक अच्छी खबर है कि उन्हें डिफॉल्ट जमानत मिल गई है और इसके तहत अब वो जेल के बाहर आ सकती हैं। इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। अब बात करते हैं कुछ खट्टी मीठी खबर की, और मीठी इसलिए क्योंकि दिल्ली में पेट्रोल का जो दाम है वो सस्ता हो गया है और 8 रुपए सस्ता हो गया है पेट्रोल, जहां पर पेट्रोल का दाम 95 रुपए 97 पैसे हो चुका है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने वैट को 30% घटा दिया है। 30% से घटाकर अब 19.4 कर दिया है। लेकिन खट्टी खबर इसलिए है क्योंकि एलपीजी, जो कमर्शियल एलपीजी है, उसके सिलेंडर का दाम बढ़ गया है और जो 19 किलो का जो सिलेंडर था वो 100 रुपए बढ़ गया है और 2000 से ज्यादा इसका कॉस्ट हो गया है, जो कि ट्रेडर्स और जो आम कंज्यूमर्स हैं उनके लिए दुखद खबर है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो कमर्शियल सिलेंडर है वो खाने पीने, रेस्टोरेंट्स और जो दुकानदार हैं वो उसका इस्तेमाल करते हैं, तो उसका इस्तेमाल होगा तो फिर आपकी जो खरीदारी है, रेस्टोरेंट में जाना, ये सारी चीजें महंगी हो सकती हैं। तो अगर पेट्रोल सस्ता हुआ है लेकिन साथ में खाना पीना आपका बाहर मुश्किल हो जाएगा, तो साफ जाहिर होता है कि अभी भी कहीं ना कहीं जो कॉस्ट है उसको काबू करने में विफल रही है सरकार। दिल्ली सरकार ने एक अच्छी खबर दी है कि पेट्रोल सस्ता हो गया है, लेकिन अगर कमर्शियल सिलेंडर का दाम महंगा हो गया है तो जाहिर सी बात है कि ये खबर कंज्यूमर्स और ट्रेडर्स के लिए अच्छी नहीं है। अर्थव्यवस्था क्या वाकई में
जो पटरी से उतरी थी और जिसको ये कहा जा रहा है कि अर्थव्यवस्था वापस उसी स्थिति में आ रही है जो प्री कोविड टाइम्स में थी, तो थोड़ा सोचिएगा और इस पर फीडबैक दीजिएगा। सुनिए सच की 5 बड़ी खबरों में इतना ही। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @नीलू317। आप देखते रहिएगा सुनिए सच और बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।